हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, हमारा ये जो बैच अभी रनिंग में है वो अपनी 11th क्लास का ये मैथमेटिक का जो बैच चल रहा है उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है अभी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस यानी सम्मिश्र संख्याएं। और सम्मिश्र संख्याओं में हमने अब तक क्या पढ़ा? अब तक हमने सम्मिश्र संख्याओं का मानक रूप पढ़ा, उनके जोड़ बाकी गुणा भाग पढ़े, सम्मिश्र संख्याओं का उनका संयुग्मी पढ़ा, सम्मिश्र संख्याओं का मापांक पढ़ा, और किसी भी सम्मिश्र संख्याओं का जो ज्यामितीय निरूपण है यानी कार्तीय निरूपण, ठीक है, यानी x प्लस आयोटा वाई, और एक होता है उसका ध्रुवीय रूप, ठीक है, जो होता है r कोस थीटा r साइन थीटा के रूप में होता है। दोनों टाइप्स हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। और हमने लास्ट क्लास में जो रिसेंटली पढ़ा है वो है उस किसी भी सम्मिश्र संख्या के मापांक और कोणांक। लेकिन आज का ये जो टॉपिक है मापांक और कोणांक, वो हमें हर सवाल में ज्ञात करने हैं कि किसी सम्मिश्र संख्या हमें दी हुई होगी, वो कार्तीय रूप में दी हुई मिलेगी, फिर उसको हमें ध्रुवीय रूप में बदलना है, फिर उससे हमें मापांक बताना और कोणांक बताना है, ठीक है। यानी एक सम्मिश्र संख्या को लिखने के अलग अलग रूप हो सकते हैं, वो कितने क्या होते हैं वो हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। कैसे हम किसी संख्या को ध्रुवीय रूप में लिखते हैं, एक चर घातांक के रूप और होता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। और किसी सम्मिश्र संख्या का डायरेक्ट मापांक कैसे बताया जाता है, डायरेक्ट कोणांक कैसे ज्ञात किया जाता है। कोणांक का बच्चों एक ही फॉर्मूला है tan इनवर्स y अपॉन x, लेकिन कोणांक को आज इस तरह से समझेंगे कि एक पर्टिकुलर तरीका कोणांक निकालने का वो क्या है, और एक 100 ट्रिक्स क्या होती है किसी भी संख्या का कोणांक निकालने का, और कोणांक होता क्या है वो आज हम सारा इसमें समझेंगे, ठीक है बच्चों। देखो अभी हाँ जी, देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल है, ठीक है, और ये आपके एनसीईआरटी बुक का जो 7th एग्जाम्पल है, कितने नंबर का है? 7, चैप्टर 5.2 है ये, ठीक है। देखो बच्चों, z का जो मान है वो है 1 प्लस आयोटा रूट 3, और इसको हमें ध्रुवीय रूप में बनाना है। सबसे पहले तो मैं आपको इसका ध्रुवीय रूप बनाऊंगा कि कैसे बनाइए, ठीक है। आप मुझे एक बात बताइए, हमने एक सम्मिश्र संख्या का मानक रूप ऐसे समझा था कि सम्मिश्र संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं r कोस थीटा प्लस r साइन थीटा, ठीक है, और इसके साथ में आता है आयोटा। हमेशा आयोटा जो आएगा ना वो r साइन थीटा के साथ आता है, कोस थीटा वाले के साथ आयोटा नहीं आता। ये हमने सीख लिया था पहले की क्लास में। ये आया कैसे था? ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना के, आप पीछे की क्लास में जाके आराम से देख सकते हो बच्चों। अब देखो, फिर इनमें से r हमने कॉमन निकाल लिया था, याद आपको, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये इस तरह से आती थी। लेकिन ये कोई भी सम्मिश्र संख्या होती है, कोई भी सम्मिश्र संख्या इनके रूप में लिखी जा सकती है, जहां पे r जो होता है ये इनका मापांक कहलाता है बच्चों, और थीटा होता है कोणांक, ठीक है, कोणांक, ठीक है, आर्ग्यूमेंट थीटा, ये मॉडुलस होता है इनमें, ठीक है। अभी मैंने क्या देखा कि ये भी सम्मिश्र संख्या है कोई भी, और ये भी तो एक सम्मिश्र संख्या है जो पर्टिकुलर दी हुई है, तो ये इसके बराबर लिखी जा सकती है। बोलो लिखी जा सकती है? नहीं लिखी जा सकती? बिल्कुल लिखी जा सकती है। तो देखो r कोस थीटा प्लस r साइन थीटा आयोटा। मैं बच्चों एकदम बेसिक पढ़ा रहा हूं आपको, एकदम जीरो से। इसको कराने का तो ऐसा है कि मैं डायरेक्ट भी करा सकता हूं इसको आंसर, लेकिन एक बार हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस है, थोड़ा बेसिक और थोड़ा जीरो से चलते हैं ताकि हर बच्चे को ये समझ में आए। और देखो ऐसा है कि हाँ, स्पीड अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं आप लोगों के लिए, उसमें फिर अच्छे क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे और उनको स्पीडली भी निकालना सीखेंगे, ठीक है। अभी देखो इसके इक्वल में क्या मान लिया हमने, 1 प्लस आयोटा रूट 3, क्योंकि ये भी एक सम्मिश्र संख्या और ये भी एक सम्मिश्र संख्या है। किसी भी सम्मिश्र संख्या को हम इस रूप में लिख सकते हैं, जैसे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि x प्लस आयोटा वाई है, तो इसमें x का मान 1 है, y का मान ये है, ठीक है। अब मुझे तुलना करो, विदाउट आयोटा वाला पद, वास्तविक पद कौन है यहाँ पे, r कोस थीटा, वैल्यू कितना है उसका, 1 है, और जिसके साथ आयोटा है वो वाला पद विदाउट, जो आयोटा वाला पद आयोटा वाले पद से तुलना हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताओ r साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, क्यों? क्योंकि आयोटा के साथ r साइन थीटा है, और यहां पर आयोटा के साथ है वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 3।
अब देखो, जब भी आपको कोस थीटा और साइन थीटा पास पास मिल जाए, जब भी आपको पास पास मिल जाए, हमेशा उन समीकरण का वर्ग कर दो। क्या कर दो? वर्ग। इन दोनों का स्क्वायर कर दो आप। तो यहां करेंगे दोनों का वर्ग करके जोड़ दो। अब इससे क्या आएगा आप सुनो भी। देखो, पहले का वर्ग होगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और दूसरे का वर्ग होगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और बराबर में देखो, एक का वर्ग कितना होता है? एक, प्लस दूसरे का वर्गमूल 3 का भी क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। दोनों बच्चों आर स्क्वायर कॉमन निकाल लो तो कितना आएगा? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 3। बच्चों साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अब आप समझ में आ रहा है धीरे धीरे, इसको 1 लिख लिया तो आर स्क्वायर गुणा 1 बराबर ये हो जाएगा 3 और 1 4। तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा? वर्गमूल 4, और वर्गमूल 4 का मान कितना होता है बताओ? प्लस माइनस 2। लेकिन किसी भी दूरी का मान माइनस में आता नहीं, इसलिए प्लस वाला हम ध्यान दे लेते हैं। तो बताओ इसका मापांक कितना आ गया? बताओ 2 आ गया। यानी बच्चों ये जो चीज है ना, ये वाला, ये ध्रुवीय रूप ही है, सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। ठीक है। और ये जो अक्ष वाला है ना, अक्ष आयटा वाई, ये कार्तीय रूप होता है। कौन सा रूप? कार्तीय रूप। तो कार्तीय रूप तो दिया हुआ था, उसको हमें किस में बदलना था? ध्रुवीय रूप में। ध्रुवीय रूप जब आएगा जब आपके पास आर आ जाए, आपके पास थीटा आ जाए। बताओ बच्चों, एक कदम आपने पार कर लिया है, आपने मापांक किसका वैल्यू निकाल लिया? आर का। कितना आया? 2। कितना है? 2। यानी अभी तक आपने एक स्टेप पार कर दिया। अब दूसरी स्टेप जो कि अंतिम है थीटा, वो थीटा जैसे ही आ जाएगा आपके पास, आपका इसका ध्रुवीय रूप आ जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब इसे थीटा निकालना, आप इसका नोट करो इतना अच्छे से, फिर मैं इसको मिटाता हूं, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ जी बच्चों, अब देखो, हो सकता है आपके साथ ये फ्रेम में कट गया हो। देखो बच्चों, मापांक जो है ना, मापांक यानी आर, और आर की वैल्यू अभी आपने क्या आई है? 2 आई है। ये आपको दिख रहा होगा कि मापांक जो है ना, ये आर की वैल्यू 2 आई है। कितनी आई है? 2। अब देखो बच्चों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जैसे इस तरह से हमने निकाला, इसी को क्या हम 100 ट्रिक्स में निकाल सकते हैं? वो ट्रिक्स मैं आपको लास्ट में यहां बताऊंगा, 100 ट्रिक्स निकालने की। ठीक है ना? 100 ट्रिक इस क्वेश्चन को होने के बाद कि डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। एक तो मापांक और एक कोणांक, दोनों निकालेंगे बच्चों। लेकिन हम पहले बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम 100 ट्रिक से भी करेंगे। ठीक है ना? तो देखो, हमारे पास तुलना करने से आर कोस थीटा और आर साइन थीटा की वैल्यू, जैसे आर साइन थीटा किसके इक्वल है बताओ? आर साइन थीटा का वैल्यू √3 है, और आर कोस थीटा का वैल्यू कौन है? बताओ मुझे। 1 है। मैंने क्या करा बच्चों, पहली इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन का भाग लगा दिया। क्या लगा दिया? भाग। और जैसे ही आप भाग लगाओगे, क्या ये भाग लग जाएगा? और भाग लगाते ही बताओ, आर से आर कैंसिल, साइन बटा कोस, साइन थीटा बटा कोस थीटा, वर्गमूल में 3। बताओ बच्चों, ये किसका वैल्यू होता है? टेन थीटा का। और टेन थीटा यानी वर्गमूल 3। अब देखो, टेन में वर्गमूल 3 किसका मान होता है? बताओ मुझे, किसका मान होता है? टेन 60 डिग्री का होता है, या फिर लिख सकते हैं 10 पाई बाय 3। तो यहां से कंपेयर करो, 10 से 10 कंपेयर करोगे, थीटा का मान कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया बच्चों। देखो, ऐसे आपका थीटा आ गया। और थीटा को क्या बोलते हैं हम? कोणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोणांक यानी आर्ग्यूमेंट। तो इसमें थीटा का वैल्यू आ गया 60 डिग्री। यानी इस सम्मिश्र संख्या में जो मापांक है वो 2 है, और कोणांक कितना है? 60 डिग्री है बच्चों। नोट करो, फिर इसका ध्रुवीय रूप लिख देता हूं मैं अभी फटाफट। देखो, हाँ जी बच्चों, अब एक बात बताओ, क्या आपके पास मापांक की वैल्यू आ चुकी है? 2, थीटा की वैल्यू आ चुकी है 60 डिग्री। तो फिर वेट किस बात का है? आपको कौन सा रूप लिखना है? ध्रुवीय रूप। देखो मैंने सामने लिख रखा है ध्रुवीय रूप। तो किसी भी सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप क्या होता है? Z इज इक्वल टू आर, इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन ले लो, कोस थीटा प्लस आयोटा
साइन थीटा। बताओ सही है? सही है। यहां से आर का वैल्यू कितना है? 2, थीटा का वैल्यू 60 प्लस आयोटा साइन 60। बच्चों ये जो है ये 60 डिग्री है। चलो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर कोस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये चीज जो है जेड, ये चीज 1 प्लस रूट 3 आयोटा के इक्वल ही है। आप जैसे ही साइन ये मान रखोगे कोस 60 का साइन 60 का, फिर 2 से 2 कट जाएगा, लास्ट में निकल के इतना ही आएगा। यानी ये और ये चीज एक ही है, लेकिन इसको ऐसा बनाने के लिए थोड़ा सा हार्ड वर्क हमें करना पड़ा। तो ये है किसी भी सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। तो ये था एकदम पैटर्न से, लेकिन ये पहला क्वेश्चन हमने पैटर्न से किया है। अब इसको हम डायरेक्ट करना भी सीखेंगे। अब चाहो तो हर सवाल को पैटर्न से भी कर सकते हो, और चाहो तो डायरेक्ट। वो डायरेक्ट कैसे करते हैं मैं अभी आपको जस्ट सिखा देता हूं, ठीक है? पहले आप इसको नोट करो, फिर हम इसी क्वेश्चन को वापस डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? चलो करो। हाँ जी बच्चों, अब इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे देखते जाओ। आप सबसे पहले ये बताओ, ये जो सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें ये एक किस में है? प्लस में। वर्गमूल 3 किस में? प्लस में। यानी ये दोनों के दोनों भाग, जो वास्तविक भाग है और काल्पनिक भाग जो है, इसी को तो हम एक्स बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? वाई। दोनों के दोनों पद प्लस प्लस, और प्लस प्लस यानी कौन सा क्वाड्रेंट होता है बताओ? आप कहोगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यानी पहला चतुर्थांश होता है ना? बना लो पहला चतुर्थांश। ये x है, ये y है, ठीक है? और ये आपका मूल बिंदु है। तो एक और वर्गमूल तीन एक से बड़ा होता है। मान के चलो अगर यहां पर एक है तो यहां पर वर्गमूल 3 होगा। यहां पर ये आपका बन रहा है 1 कोमा वर्गमूल 3। ये कोई पॉइंट है z, और ये सम्मिश्र संख्या को ही निरूपित करता है z, ठीक है ना? किसको निरूपित करता है? सम्मिश्र संख्या को, ठीक है? अब देखो, मूल बिंदु को जड़ से मिलाने पे जो दूरी बनती है उसी को तो मापांक बोलते हैं, उसी को तो मापांक बोलते हैं। तो मापांक दूरी सूत्र से निकाल लो, या फिर ये तो 0 0 है, इसलिए इसका जो वैल्यू होगा वो वर्गमूल में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। तो यानी मापांक जब भी निकालोगे तो उसमें 100 ट्रिक लग जाएगी, डायरेक्ट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बात खत्म। और उसका कर देना वर्गमूल, और धनात्मक मान आपका मापांक हो जाएगा, ठीक है? जैसे इसका डायरेक्ट आंसर हो जाता, जो मापांक आपका है, जो आपका मापांक है वो आ जाएगा वर्गमूल में x स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर यानी वर्गमूल 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 प्लस 3 और 3 1 4। तो r का मान डायरेक्ट कितना आ गया? 2, बात खत्म, ठीक है? अब सुनो, x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण, ये जो थीटा होता है, ये क्या होता है? कोणांक, यानी आर्गुमेंट, ठीक है? यानी ये जो सम्मिश्र संख्या जो एक बिंदु का काम कर रहा है, वो मूल बिंदु से मिलाने के बाद धनात्मक अक्ष से कितना झुका हुआ है, कितना कोण बना रहा है, उसी कोण को कोणांक बोला जाता है बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाली सिचुएशन कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में या सेकंड में? फर्स्ट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सब पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब यहां से खींचा हुआ थीटा ही हमारा क्या होगा? कोणांक होगा। और ये कब निकलेगा? ये कोस थीटा का मान होता है, ये साइन थीटा का। तो यहां से टेन थीटा का मान डायरेक्ट निकल जाएगा लंब बटे आधार, यानी y बटा एक्स, y बटा एक्स। अब ये y बटा एक्स कैसे आया सुनो, अगर मैं इसके नीचे से लंब खींच लूं, ठीक है, लंब खींच लूं, तो बताओ इस लंब का मान कितना होगा? वर्गमूल 3। और आधार का मान कितना होगा? कितना होगा? 1। तो लंब बटे आधार, ये लंब का काम करेगा और ये आधार का काम करेगा। समकोण त्रिभुज में ये थीटा है, क्या है? थीटा। देखो यहाँ पे ये आर है, और यहाँ पे ये कोणांक है कि नहीं है? बताओ, कोणांक है ना? तो देखो आप खुद देख लो, ये वर्गमूल 3, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है? सॉरी बच्चों, आवाज में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो थीटा का मान हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है? y,
देखो ये वर्गमूल 3 किसका मान है, y का, तो ये y है, और ये किसका मान है, x का, तो ये x है। तो लंब बटे आधार y अपॉन x, यहां से थीटा का मान डायरेक्ट क्या आ जाएगा, tan इनवर्स y बटा x। तो ये शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी कोणांक की, तो कोणांक आ जाएगा थीटा बराबर tan इनवर्स y बटा x। आप डायरेक्ट निकाल सकते हो इससे, ठीक है ना। लेकिन बच्चों अगर यही संख्या इस क्वाड्रेंट में आता तब कोणांक कितना होता, यही सम्मिश्र संख्या इस क्वाड्रेंट में आता तब कोणांक कितना होगा, यही सम्मिश्र संख्या इस कोणांक में आएगा तब कोणांक कितना होगा। ये बात जानने के लिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना पड़ेगा, बहुत शानदार मजा आने वाले हैं सवाल करने में, ठीक है ना। एक बार आप इतना नोट करो। अच्छा इसको मान तो निकाल लो, tan इनवर्स y का मान वर्गमूल 3, x का मान 1, और tan में वर्गमूल 3 कितना होता है, π/3। तो देख लो आंसर मैच आए ना, 2 स्टेप में आंसर कंप्लीट कर दिए, ठीक है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, क्वाड्रेंट आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे पहले क्वाड्रेंट पे ही फोकस करना है। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेंट कोणांक देगा, ध्यान देना इस बात पे। मैं ये इस बात पे स्टार लगा रहा हूं कि आपको क्वाड्रेंट सबसे पहले पहचान करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप नोट कर लो वीडियो रोक के। बच्चों अभी आपके सामने जो सवाल आ रहा है ना, अभी जो आपके सामने रिसेंटली ये जो लिखा हुआ है कि जड का मान माइनस के वर्गमूल 3 प्लस आयोटा, जड का मान -1 माइनस आयोटा वर्गमूल 3। देखो बच्चों इस सवाल, ऐसे सवाल को करने के लिए आपको मापांक किसी भी, कोई बड़ा बात नहीं है, मापांक तो इजी आ जाएगा, क्योंकि उसके अक्ष को स्क्वायर कर दो, वाई का स्क्वायर करके जोड़ के वर्गमूल कर दो। लेकिन जो कोणांक है ना उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक लगेगी, यानी त्रिकोणमिति लगेगी, और उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे कोणांक आप डायरेक्ट बता सकते हो, वो भी बताऊंगा। अच्छा वो तरीका बना कैसे वो भी बताऊंगा, ठीक है। अब सुनो, इस सवाल में मुझे ये बता दो, ये जो सम्मिश्र संख्या है यानी जड़ जो है ये कार्तीय रूप में, ये x का मान और y का मान यहाँ पे 1 है। इसको ध्यान से देखो, ये पहला पद माइनस में है और आयोटा वाला पद किस में है, प्लस में। बच्चों कई बार आयोटा पहले लिख देते हैं, देखो इस सवाल को अगर कल को ऐसे लिख दे और आप कंफ्यूज हो जाओगे, देखो ये काल्पनिक भाग पहले लिख दिया तो आपको इस पे नहीं जाना, आपको इसको बदलना पड़ेगा। मतलब आप ऐसे मत सोच लेना कि पहला प्लस है दूसरा माइनस है, गलत बात, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। इसको आपको थोड़ा सही से लिखना पड़ेगा। वास्तविक भाग हमेशा पहले लिखा जाता है और काल्पनिक हमेशा बाद में। इसलिए ये माइनस का वर्गमूल 3 और कोमा y का मान 1, ये है बिंदु, ये बिंदु, और ये बिंदु माइनस कोमा प्लस में। और माइनस प्लस बताओ क्वाड्रेंट कौन सा होता है, सबसे पहले ये बताओ, माइनस प्लस जिसमें x माइनस में और y प्लस में, सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये जड़ जो है ना ये सेकंड क्वाड्रेंट में, किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट यानी दूसरे चतुर्थांश में। ये किसे, कौन से चतुर्थांश से, दूसरे में है बच्चों, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम दूसरे क्वाड्रेंट में। तो एक डायग्राम बना लेते हैं हम, डायग्राम बनाओगे तभी ये सवाल हो पाएगा, अदरवाइज तो होगा ही नहीं। अब देखो जैसे ही हमें पता चला ये दूसरे क्वाड्रेंट में है, और बताओ यहाँ पे x का मान कितना है, माइनस का वर्गमूल 3 और y का मान प्लस का 1। तो बताओ बच्चों माइनस वर्गमूल 3 यहाँ पे लिख दूं, बोले सर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, और 1 यहाँ पे लिख दूं, बोले सर लिख दो, और ये बिंदु आ गए यहाँ पे, कोई दिक्कत है नहीं है, और इसका मान है माइनस वर्गमूल 3 कोमा 1, ठीक है। और ये अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, ये माइनस अक्ष और ये माइनस का y, ठीक है। अब मूल बिंदु यहाँ पे है, इसको इससे मिलाएंगे तो ये होता है r, और यहां से लेकर ये इसका कोणांक है बच्चों, क्या है, कोणांक। अब आपको ये समझना है कि कोणांक तो है ये, ठीक है। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं इस पे लंब बनाऊं तो अपन जो थीटा लिखते हैं ना, अपन जो, हम इसको अल्फा मान सकते हैं भाई। कोणांक तो ये है थीटा। देखो बच्चों यहाँ पे डीप स्टडी है, ठीक है ना,
मैं एक एक चीज को बहुत गहराई से सिखाऊंगा, जो कि आगे आपका ये जो बेस बनेगा और ये इतना मजबूत बनेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैं थोड़ा डीप पढ़ाता हूँ, बहुत गहराई से पढ़ाता हूँ, ताकि यहाँ बच्चा एक बार समझ लेगा तो आगे आने वाले बड़े सवाल में फिर उसे ये बेसिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर यहाँ पे आपने रट लिया कि कोणांक डायरेक्ट कैसे ज्ञात करते हैं, वजह आपको पता नहीं चलेगा, आगे फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो बड़े क्वेश्चन आते हैं उसमें आप फिर अटक जाओगे। इसलिए ये जो बेच है एनसीईआरटी का वो बेसिक है, और वैसे भी 11th क्लास हमें बहुत गहराई से पढ़ना चाहिए। आगे जैसे कॉम्पिटिटिव का मैं जो बेच बनाऊंगा उसमें तो ऐसे ये तो कुछ भी नहीं है, उसमें तो हम 150-200 क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट के डालेंगे, तो उसमें परफेक्टनेस उसमें आएगी। तो इसमें जरूरी ये है कि आप थोड़ा गहराई से पढ़ो, ठीक है ना। तो आप इसमें फोकस करो। कोणांक हमारा ये है, इसको मैंने कोई अल्फा मान लिया, ये लंब है और ये आधार है बच्चों, ये लंब और ये आधार, और लंब हमेशा ये दूरी होती है और ये दूरी 1 है, और ये आधार कितना इसका वर्गमूल 3 है बच्चों। तो मुझे तो आप इतना बता दो यहां से अल्फा का आर का मान कितना आया, चलो निकालते हैं। एक्स वाई आपके पास है ही बच्चों, ये तो एक्स है और ये गुणा में 1 मान लो क्या है वाई। तो पहला जवाब तो मुझे आप ये दो कि इसका आर का मान कितना आया, वो आएगा वर्गमूल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वर्गमूल में एक्स स्क्वायर यानी वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो वर्गमूल 4 का मान कितना आ गया 2। तो इस सवाल में इसका जो मापांक है वो 2 है बच्चों, इस सवाल में, ठीक है ना, मापांक कितना है 2। अब मेरी जो जरूरत है वो तो थीटा ज्ञात करना है, लेकिन इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने अल्फा ज्ञात किया, और अल्फा क्या होगा भाई tan अल्फा, इस फॉर्मूले में tan अल्फा कितना होगा, लम यानी 1, आधार यानी वर्गमूल 3, तो tan अल्फा का मान 1/√3, तो यहां से अल्फा का मान कितना आ गया 30 डिग्री। अब बताओ बच्चों ये अल्फा का मान कितना है 30 डिग्री, और एक सीधी रेखा में 180 डिग्री का कोण बनता है, ये 30 है तो उधर वाला 150 डिग्री, कितना होगा 150 डिग्री। तो ये क्वेश्चन हमारा घटा दूंगा तो ये आ जाएगा 150 डिग्री, तो ये आपका थीटा आ जाएगा। तब थीटा कितना होगा, तब थीटा होगा 180 माइनस 30 यानी 150 डिग्री बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, यहां से ये जो अल्फा का मान आया tan इनवर्स 1/√3 ही तो है ना, ये y है और ये x है, लेकिन उस हिसाब से तो देखते तो 30 डिग्री आंसर आता। मेरी बात सुनिए, अगर मैं यहां पे जो अल्फा आ रहा है आपका, ये तो tan इनवर्स y/x करने पर आ रहा था, और y का मान 1 है और x का मान वर्गमूल में 3 है, तब इसका मान तो कितना आया, ये सवाल बाद में कर लेंगे, ये सवाल कितना आया, इसका आंसर हो गया 30 डिग्री। तो कायदे से अगर इस फॉर्मूले पे आप जाओगे, अगर इस फॉर्मूले पे आप जा रहे हो तो ये फॉर्मूला तो आंसर 30 डिग्री दे रहा है, जबकि कोणांक तो है 150 डिग्री, क्योंकि कोणांक होता है उस बिंदु की धनात्मक अक्ष से बना कोण, वही होता है ना। फिर इतना फर्क कैसे आ गया बताओ, 150 डिग्री तो बहुत ज्यादा होता है, 150 को हम कैसे लिख सकते हैं बताओ, ये हो जाएगा 15/18 पाई, ठीक है ना, यानी 5 3 15 और 6 3 18, 5 पाई/6। क्यों, क्योंकि 30 को 5 से गुणा कर दो, ये ऐसे कर लिख लो, ये 30 डिग्री होता है, कितना 30, इसको 5 से गुणा करेंगे तो इसको 5 से गुणा कर दो, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, 5 पाई/6 यानी और 5 पाई/6। तो बताओ बच्चों कोणांक इतना क्यों आया, इसका 5 गुना क्यों आया, क्योंकि कोणांक उधर वाला है नहीं कि इधर वाला। और इस फॉर्मूले को आप रट लोगे, देखो 100 ट्रिक्स हमेशा इंसान को ऐसे मारती है अगर उनको बेसिक नॉलेज नहीं है तो। अगर आप इस फॉर्मूले को रट लेते तो थीटा आपका कितना आता 30 डिग्री, जो कि गलत हो जाता। एक्चुअल में जो कोणांक है वो 180 से घटाने पर प्राप्त होता है। तो बच्चों एक बात जो आपको यहां पर समझनी है, यदि संख्या सेकेंड क्वाड्रेंट में, किसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो जो आपका कोणांक होगा हमेशा हमेशा जो कोणांक होगा वो 180 में tan इनवर्स y/x घटाने से प्राप्त होगा। ये बात आपको आज याद नहीं, आपको 100% आपको समझ लेनी है, क्योंकि देखो मैंने 180 से घटाया तब आंसर आया,
तो 180 में से घटेगा तभी आंसर आएगा जब आपका संख्या कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। और ये याद भी करवाते हैं, इसका आंसर पाई माइनस थीटा आएगा जब सेकंड क्वाड्रेंट होता है। मैं याद नहीं कर रहा था, मैं एक्चुअल में रीजन देता हूं कि आखिर 180 में से घटा क्यों। ठीक है ना, चलो इसको नोट करो, फिर मैं इसको अच्छे से वहां पे साइड में लिखूंगा। ठीक है ना, आप इस सवाल को अच्छे से नोट कर लो। आई होप कि आपको दिखाई एकदम से परफेक्ट देता है लिखा हुआ। ठीक है, अगर फिर भी दिखाई नहीं दे बच्चों जूम कर लेना। और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को बहुत डीप में पढ़ना चाहता है, क्योंकि यहां पर 180 माइनस क्यों किया इसका रीजन इस सवाल में है। वैसे मैं हर एक केस को मॉडिफाई करके लास्ट में फिर इसे लिखूंगा। ठीक है ना, चलो आप नोट कर लो। हाँ जी बच्चों, देखो आज की क्लास का जो निचोड़ है वो मैं उस कोने में लिख रहा हूं। ठीक है, जब भी संख्या यानी समिश्र संख्या पहले क्वाड्रेंट में होगी तो उसका गुणांक जो है वो tan इनवर्स y अपॉन x करते ही मिल जाएगा, डायरेक्ट मिल जाएगा बच्चों। पहले क्वाड्रेंट में है या नहीं इसका पता कैसे चलेगा, आप संख्याओं में x और y का चिन्ह देख के बता सकते हो। ठीक है, जब संख्या दूसरे क्वाड्रेंट में है, दूसरे क्वाड्रेंट में अभी अभी किया था, तब उसका जो गुणांक आएगा यानी तो उसका थीटा वो एक्चुअल में 180 माइनस करोगे तब आएगा, क्योंकि y अपॉन एक्स करने से तो वो सिर्फ और सिर्फ इधर वाला एंगल आ रहा था। याद है आपको ऐसे किया था, ये वाला जो एंगल आ रहा था ना वो आ रहा था अल्फा, जबकि कोणांक तो ये वाला होता है। और ये वाला कब आएगा, जब 180 में से घटाओगे, 180 में से घटाओगे। ठीक है ना, तो मैंने कॉन्सेप्ट का पूरा निचोड़ करवाया आपको, डायरेक्ट नहीं लिखा है फॉर्मूला, निकाला है। अब ऐसे हम कौन सा निकालेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट का। देखो जब संख्या थर्ड क्वाड्रेंट में आई, ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में आई तब जो इसका थीटा है वो क्या होगा, वो हम कुछ ही देर में अभी आपके सामने सवाल करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट का मैं सवाल ले लेता हूं एक, वो है देखो आपकी प्रश्नावली का सवाल है ये, पहले का दूसरा तो मैंने करा दिया, पहले का पहला देख लो। और वो है z इक्वल -1 माइनस √3 आयोटा, -1 माइनस का √3 आयोटा। देखो बच्चों बहुत आसान सा सवाल है और बहुत मजेदार सवाल भी है, इसको बहुत ये मान के चलो कि इंटरेस्ट के साथ करेंगे अभी। ठीक है, देखो यहाँ पे x का मान कितना है मुझे बताओ, -1, और y का मान कितना है, माइनस का वर्गमूल 3 है, यानी x का मान भी है और y का मान भी है। ठीक है, दोनों के दोनों माइनस में है, यानी माइनस माइनस, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। ये तो आपको पता चल गया कि जो z जो है ना वो थर्ड क्वाड्रेंट में, किसमें है, थर्ड क्वाड्रेंट, z बिलोंग्स थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, इसकी एक फोटो बना लेते हैं। देखो बच्चों इसकी एक फोटो बनाता हूं आपको, ये x है, ये y है, ये -y है और ये माइनस का x है बच्चों। ठीक है, माइनस का 1 और माइनस का वर्गमूल 3, x का मान -1 है और y का मान माइनस का वर्गमूल 3 है, और ये लगभग बच्चों यहां पे मिलेंगे, और इसको मैंने यहां से मिला दिया, यहां से मैंने इसको बच्चों मिला दिया। अब देखो बच्चों इसमें जो कोणांक निकलेगा वो एकदम से अलग होगा, एकदम से अलग। कैसे आएगा बस आप देखते रहो, बहुत शानदार कोणांक निकलेगा इसका। अब आप देखते जाओ, हमने क्या करेंगे इसमें, हमने एक चीज नोटिस करी, अगर आप देखो कोणांक निकालना ना, कोणांक थोड़ा सा मैं आपको डीप नॉलेज, इसमें डीप गहराई और गहराई में लेके जाऊंगा इसका कोणांक, ऐसे डायरेक्ट नहीं निकालेंगे। देखो कैसे आएगा, ठीक है, मुझे तो आप बता दो कि जब x का मान कंपेयर करते हैं हम समिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप, बताओ ध्रुवीय रूप क्या होता है, बताओ ध्रुवीय रूप किसी भी जड़ का वो होता है r cos थीटा प्लस r sin थीटा, और उसके साथ में लगा होता है आयोटा, और ये x के बराबर होता है और ये y के, यानी ये वाला जो होता है ये तो x होता है और ये वाला y होता है। ठीक है, अब देखो x का मान, r cos थीटा का मान कितना आया x, और r sin थीटा का मान
वाई, और आप डायरेक्ट आर बता सकते हो कि कितना आएगा इसमें, ये आर बताओ कितना आएगा, आर आर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, वाई स्क्वायर तीन, तीन और एक चार, चार का वर्गमूल दो, अभी अभी किया था। आर का मान कितना आया, दो, तो यहां पे आर का मान कितना आएगा, दो कोस थीटा। एक्स का मान कितना है, माइनस एक, ये दो साइन थीटा। वाई का मान माइनस का वर्गमूल तीन। यहां आर का मान कितना आया, एक प्लस तीन, आर का मान आ गया दो। बताओ बच्चा पार्टी, यहां से साइन थीटा का वैल्यू कितना आया, माइनस का वर्गमूल तीन बटा दो बच्चों, माइनस का, और कोस थीटा का मान माइनस का एक बटा दो। बच्चों इनसे टेन थीटा का मान बता सकते हो क्या आप, टेन थीटा आएगा साइन बटा कोस, चलो इसको नीचे लिखता हूं मैं, टेन का मान। बहुत शानदार सवाल जाने वाला है, आप देखते रहो, मुझे इतना बता दो टेन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, साइन बटा कोस, और साइन में कोस का भाग देंगे तो माइनस से कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, दो से दो कट जाएगा, आंसर आएगा प्लस का वर्गमूल तीन। अब मुझे आप एक बात बताओ, बहुत शानदार चीज निकल के आएगी, इसमें कोस थीटा का मान माइनस एक बटा दो, साइन थीटा का मान माइनस वर्गमूल तीन बटा दो, कोस थीटा प्लस में है, टेन थीटा प्लस में है। और इस क्वाड्रेंट में त्रिकोणमिति क्या कहती है कि साइन कोस नेगेटिव पाए जाएंगे, टेन और कोट पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव और ये दोनों नेगेटिव पाए जाएंगे। तब देखो, अब आगे इसको आप एक बार नोट करो क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, मैं इतना पूरा मिटाऊंगा इसको, और फिर इन्हीं की मदद से हम थीटा लेकर आएंगे। अब वो कोण हम ज्ञात करेंगे, जो ये कोणांक है ना, ये हम ज्ञात करेंगे। आप एक बार इतना नोट करो, फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। हाँ जी बच्चों, अब मेरा आपसे सवाल ही है, अब तक हमने जितना किया था उसमें हमें साइन थीटा का वैल्यू पता चल गया, कोस थीटा का वैल्यू पता चल गया, और टेन थीटा का पता चल गया। अब कोणांक इनमें से कौन सा आंसर देगा, ये वाला देगा, ये वाला देगा, ये वाला। बच्चों कोणांक एक ऐसा फिक्स मान होगा जो आपके तीनों को सेटिस्फाइड करना जरूरी है, यानी एक ऐसा कोण जो यहाँ पे रखेंगे तो वर्गमूल तीन आंसर आए, ऐसा कोण जो यहां रखेंगे तो माइनस का एक बटा दो, यहां रखेंगे तो माइनस का रूट तीन बटा दो आंसर आना चाहिए। ये बात हमारी डिमांडिंग है, ठीक है। अब हमने क्या किया, देखो ध्यान से देखना आप, ये तीनों की तीनों कॉलम सेटिस्फाइड होने जरूरी है, तब जाके कि कोणांक आएगा। और हमें ये थीटा चाहिए, हमें ये थीटा चाहिए तो चाहिए, बस अपना सा ये सिंपल सा सिस्टम है कि हमें थीटा का मान हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। अब बच्चों एक बात सुनो, यहां पर टेन थीटा का मान वर्गमूल तीन है, तो मुझे एक बात बताओ, टेन थीटा वर्गमूल तीन है तो आप टेन थीटा को रूट तीन यानी टेन 60 भी तो लिख सकते हो। बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और टेन 60 वर्गमूल तीन ही होता है, सही है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये टेन 60 वर्गमूल तीन होता है तो यहां से आपने वो सर्वसमीका याद है आपको, समीकरण कि टेन एक्स बराबर टेन वाई अगर दिया हुआ हो तो यहां से x की वैल्यू आती है एन पाई प्लस वाई, एन पाई प्लस वाई। अब देखो, हाँ जी बच्चों, यहाँ पे n का मान क्या होता है बताओ, आपको पता है, यहाँ पे n का मान होता है बिलोंग्स टू z, क्या होता है, बिलोंग्स टू z, और z का मतलब जीरो भी होता है, प्लस की संख्या और माइनस, जिसमें जीरो डालने पर इसका मुख्य मान निकल के आता था, कितना डालने पर, जीरो। तो जब आप n की जगह जीरो रखेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, भाई, बात समझ रहे हो क्या आप, जब n का मान आप जीरो रखोगे, जीरो पाई प्लस वाई, तो x का मान क्या आ जाएगा, y, तो यानी थीटा का मान क्या आ जाएगा, डायरेक्ट y आ जाएगा, डायरेक्ट y। खैर आप एक बार पूरा लिखो फिर आपको बताते हैं। तो देखो बच्चों, एन पाई प्लस y का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री, तो देखो ये x का मान यानी थीटा का मान कितना आ जाएगा, थीटा का मान, तो ये हमने अप्लाई कर दिया बच्चों, क्या कर दिया, अप्लाई। अब बच्चों थीटा का मान जब एन पाई प्लस 60 आया है तो आप एक काम करो,
एन का मान आप 0 रखो, एन का मान आप -1 रखो और एन का मान आप +1 रखो, तो कितना कितना आंसर आता है मुझे आप बताओ। जब आप एन का मान प्लस रखोगे 1, अच्छा 60 डिग्री को क्या लिख सकते हो आप, π/3, π/3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब इसको आप π/3 भी तो लिख सकते हो भाई को, वेरी गुड। तो जब 1 रखते हो तो 1 आ जाएगा, तब थीटा का मान आएगा पाई प्लस π/3, 3 और 1 4 π/3, और जब आप 0 रखोगे तब थीटा का मान कितना आएगा, π/3। जब -1 रखोगे तब थीटा का मान आएगा माइनस का पाई प्लस π/3, 3 पाई प्लस π/3, और थीटा का मान आएगा माइनस का 2π/3। अब आपके पास थीटा के 3 मान है, कितने लिए, एक बार आपने मान लिए 3 मान, ठीक है ना, 0 +1 -1, क्योंकि n का मान z रख सकते हैं तो z हम कितना भी रख सकते हैं, लेकिन ये 3 मान आपके आंसर तक पहुंचा देंगे आपको, ठीक है ना। अब इनमें से एक बार ये रख के देखो कोस में और साइन में, क्या दोनों के मान माइनस में आएंगे क्या। मुझे एक बात बताओ, 5/3 का मान कितना होता है 60, और 60 को 4 से गुणा करते हैं 240 डिग्री, 6 चौके 24, 240 डिग्री, ठीक है ना। और यहाँ पे π/3 यानी 60 डिग्री होता ही है, ठीक है। और ये π/3 60 दूनी 120, वो भी माइनस में 120 है। तो इनमें रख रख के देखेंगे कि कौन सा सेटिस्फाइड हो रहा है और कौन सा नहीं। अब देखो आगे बढ़ते हैं इसमें, एक बार आप इतना इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, मैंने वो नीचे से थीटा अरेंज करके ऊपर लिख दिया अभी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे थीटा के 3 मान दिख रहे हैं, या तो वो 60 होगा, या फिर जब n का मान 1 डालेंगे तो 4π/3, n का मान -1 डालेंगे तो -120। बाकी के मान मैंने क्यों नहीं लिए बच्चों, जो अगर आंसर आना या तो इसके साथ आ जाएगा या फिर इसके साथ या फिर इसके साथ, अगर इनके पास इनके साथ भी आंसर नहीं आया तो फिर आगे वालों के पास भी आंसर नहीं होगा, n का मान 2 रखने के फिर, ठीक है ना। देखो ये आवर्ती फलन होते हैं साइन कोस टेन, तो आंसर इनसे निश्चित रूप से आ जाएगा, आवर्ती फलन का ये सिस्टम होता है, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, आप एक एक करके बताओ, साइन 4π/3 का मान कितना आएगा बताओ। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पाई प्लस π/3, और पाई से कुछ ऐड होने पर थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, नो चेंज है तो साइन π/3, वाह मजेदार बात हो गई, यानी माइनस का √3/2 सेम आ रहा है, यानी काम हमारा चल रहा है। चलो cos 4π/3 का मान कितना होगा, सेम टू सेम यही होगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पाई प्लस π/3 होगा और cos नेगेटिव रहता है तो नेगेटिव, और नो चेंज है तो π/3 है, -1/2। और tan 4π/3, तीसरे क्वाड्रेंट में 10 तो राजा होता है, और राजा होता है तो प्लस में रहेगा, और नो चेंज का नो चेंज, तो इसका मान भी √3 आएगा, यानी ये हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है सभी के सब मान। तो फिर तो कोणांक ये हो जाना चाहिए। एक बार रुको, आप पीछे आओ, ये तो नहीं है, क्यों, क्योंकि 60 पर कोस माइनस नहीं होता। -120 पे बताओ, यानी साइन -2π/3 पे कितना होगा, तो माइनस तो आ जाएगा बाहर, साइन से माइनस बाहर आ जाता है 2π/3, इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन पाई माइनस π/3, और पाई में से कुछ घट जाने से वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने से ये कितना हो गया 2π/3, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, पाई से साइन, साइन उसमें पॉजिटिव होता है तो चिन्ह प्लस का आएगा, नो चेंज तो π/3 यानी -1/2। ये क्या देख रहा हूं मैं, साइन π/3 सॉरी माइनस का √3/2, ये क्या देख रहा हूं, इसमें भी मान है सेम टू सेम आ रहा है, सेम टू सेम आ रहा है। अच्छा cos 2π/3 कितना आएगा, माइनस का 2π/3 सॉरी, तो ये cos माइनस को खा जाता है, तो इसलिए cos 2π/3, और ये आ जाएगा cos पाई माइनस π/3, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, नो चेंज का नो चेंज, और थीटा का π/3 यानी -1/2। गजब बात हो गई बच्चों। और tan 120 कितना आएगा, सॉरी -120, tan -120 वो भी प्लस का √3 आएगा, क्योंकि tan माइनस बाहर निकालेगा और फिर वो सेकेंड क्वाड्रेंट tan खुद नेगेटिव होता है, तो यानी वो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू आप निकाल सकते हो। बच्चों मैं क्या देख रहा हूं कि इस वाले थीटा पर भी ये
तीनों के तीनों मान आ रहे हैं, और ये वाले थीटा पे भी तीनों के तीनों मान आ रहे हैं, तो कोणांक आखिर में है कौन? बच्चों ये जो समस्या ना, ये जब मैं पढ़ता था तब मेरे भी रहती थी कि आखिर सर जो है कोणांक को माइनस पाई से ही पाई के बीच में क्यों बताते हैं, है ना, जबकि कोणांक तो ये भी हो सकता है, तो ये आंसर क्यों होगा? इसका आंसर तो ये होगा, तो ये कोणांक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये भी तो मान बताता है, और भी बहुत सारे ऐसे एंगल निकल जाएंगे क्योंकि आवर्ती फलन है बच्चों, और आवर्ती फलन है तो फिर और भी बहुत सारे कोण बनेंगे, तो वो फिर कोणांक क्यों नहीं हुए, इसका जवाब मैं आपको देने वाला हूं अभी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या देखते हो, ये दो चीजें आपको सेटिस्फाइड करती है, तो या तो इनमें से ये कोणांक होगा या फिर ये, तो इस पे आंसर कौन सा आएगा? आंसर कौन सा आएगा अभी बताता हूं, आप इनको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये नॉलेज के लिए है, ठीक है, एग्जाम में आएगा तो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, अभी डायरेक्ट करते एग्जाम में। हाँ जी बच्चों, अब देखो होता क्या है कि माइनस 120 डिग्री कैसे बनता है, मुझे बता सकते हो क्या? जैसे ये धनात्मक एक्स अक्ष है, देखो बच्चों धनात्मक एक्स अक्ष के ऊपर बनने वाले कोण प्लस होता है और नीचे बनने वाले कोण माइनस में होते हैं। यहां से नीचे माइनस 120 बनाना, तो यहां तक तो 90 आ गया, और 90 से 30 और घुमा दो थोड़ा सा, ये वाला जो एंगल है यहां से यहां, ये माइनस के 120 डिग्री होगा, तो अपनी वाली जेड ये हो जाएगी, है ना। और 240 डिग्री कैसे आएगा? ये घूम के इधर आएगा, कोण वही आएगा लेकिन ऊपर से आएगा इतना बड़ा 240 डिग्री। अब देखो बच्चों है तो दोनों सही, दोनों के ऊपर आंसर सेम आ रहा है, लेकिन जो जवाब है वो ये है बच्चों कि कोई भी संख्या जो होती है वो सम्मिश्र संख्या, चाहे वो x प्लस आयटा y हो, या उसको हम कुछ ऐसे लिख देंगे, या उसको ऐसे लिख देंगे, ये दोनों के दोनों एक संख्याओं को निरूपित करती है, और वो संख्या इसमें एक जैसे 3,4 5,6 एक नंबर होता है, वो नंबर x अक्ष से या तो ऊपर होगा या फिर नीचे होगा। नीचे होगा, ऊपर होगा तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकते हैं, जिनके कोणांक हमेशा 0 से पाई यानी 0 से 180 के बीच में रहेंगे। बात समझ रहे हो ना, कि अगर मान लो कोई संख्या ऊपर है, जैसे मान लो यहां पर कोई संख्या है तो उसका गुणांक ये हो जाएगा, अगर वो संख्या यहां पे है तो उसका गुणांक ये हो जाएगा, ठीक है ना। यानी वो अक्ष अक्ष से कितने डिग्री ऊपर है, कोणांक का मतलब ये होता है कि कोई जो संख्या है वो अक्ष अक्ष से कितना डिग्री ऊपर है, और बच्चों अगर वही संख्या एक्स अक्ष से नीचे की तरफ हो तो जवाब होता है कोणांक का कि वह संख्या एक्स अक्ष से नीचे कितने डिग्री पे है, बस कितने डिग्री नीचे झुकी हुई संख्या है, उसका आप पूरा कोण घुमा के नहीं लाओगे, ठीक है ना। आवर्ती फलन है साइन कोस टेन, उनका बहुत सारे एंगल पे मान, क्योंकि ये बहुएकी फलन होता है तो बहुत सारे कोण हो सकते हैं, है ना। तो कोणांक कैसे निकलेगा कि वो संख्या अक्ष अक्ष से कितना नीचे झुकी है, तो ये तो ऊपर से आ रहा है कोण, नीचे से झुकी डायरेक्ट बता सकते हैं कि नीचे 120 डिग्री झुकी है, और जो नीचे बनते हैं वो माइनस में बनते हैं, इसलिए इसको प्रेफर किया जाता है न कि इसको, ठीक है ना। तो कोणांक जो होगा वो यहां से नीचे, और नीचे बनने वाले कोण क्या होते हैं, नेगेटिव में होते हैं, है ना, नेगेटिव में होते हैं, 0 -30 -45 -60 -90 -120 -150, और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है -180, ज्यादा से ज्यादा -180, लेकिन 180 डिग्री वो एकदम से लास्ट है बच्चों, एकदम से लास्ट। देखो माइनस पाई वहां से बड़ा होगा ये थीटा, और पाई से छोटा होगा, पाई से छोटा होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में रहने वाला रहता है थीटा, इन दोनों के एकदम से बीच में रहता है। क्यों? क्योंकि देखो जब आप फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हो तब जो थीटा होता है, थीटा पहले क्वाड्रेंट में तो 0 से 90 के बीच में रहता ही है, और जो सेकंड होगा उसमें 90 से 180 के बीच में रहेगा, तो कुल मिला के 0 से 180 के बीच में रहा, 0 से 180 के बीच में, ठीक है। दूसरे वाले कंडीशन में क्या होता है, दूसरे वाले कंडीशन में क्या होगा बताओ, जब क्वाड्रेंट फोर्थ होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 0 से लेके -90, यानी -90 से 0 के बीच में, बात समझ आया, -90 छोटा होता है -90 से 0, अच्छा। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो -180 से -90, क्योंकि -180 90 -90 से भी छोटा है, तो कुल मिला के क्या हुआ -180 से 0 के बीच में, तो ऑल ओवर जो थीटा है वो -180 से 180 के बीच में, कहीं कुछ भी हो सकता है बच्चों, कुछ भी हो सकता है -180 से 180 के बीच में,
बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है ना। अच्छा सुनो, इंटरेस्टिंग बात, क्या वो 180 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? सुनो, देखो, मान लीजिए कि बिंदु यहीं पे आ गई, इस वाले पॉइंट पे बिंदु आ गया, इस वाले पॉइंट पे, तो एंगल कितना होगा यहां से लेकर यहां तक? 180 डिग्री। या तो इसको ऐसे मान सकते हो, या फिर इसको नीचे से मानोगे तब कितना होगा? -180, -180, है ना। लेकिन इस टाइम क्या होता है, इसको हम ऊपर से लेंगे 180, ऊपर से 180 ले लेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इनको करते हैं। तो देखो अब इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? -120 डिग्री, -120 डिग्री। अब इसको आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। चलो इसको मैं मिटा देता हूं। अच्छा, इसमें ऊपर वाला 180 क्यों लिया? ये देखो, ये वैसे मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं आपको थोड़ी देर में। तो यहां पे आपको निचोड़ देखो क्या निकला। 120 डिग्री आंसर कब आएगा? सुनो, 120 डिग्री आंसर कब आएगा? पहले मैं इसको इरेज करता हूं। देखो ये आंसर हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो कोणांक होता है बस वो ये दर्शाता है कि जो सम्मिश्र संख्या है वो एक्स अक्ष से ऊपर कितना झुकी हुई है और नीचे कितनी झुकी हुई है। नीचे वाला कोण हमेशा माइनस में जाता है, ठीक है ना। तो एक 180 तक का अगर राउंड कंप्लीट हो जाए, मतलब 180, तो उसके बाद में आप और नीचे नहीं जाओगे। 180 से पूरा हो गया, फिर आप उधर वाले जीरो से नीचे की तरफ चलोगे आप, ठीक है। तो इसलिए नीचे की तरफ -120 डिग्री है। तो देखो बच्चों, -120 डिग्री है, तो इसके बारे में थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं अभी। अब देखो बच्चों, अगर मैं आपसे बात कहूं कि ये जो संख्या थी वो -1, -√3 थी, ठीक है, और ये इतना कोण आया इसका 120 डिग्री। तो ये तो चलो मैंने आपको बहुत ज्यादा ऐसे डिटेल में निकाला, लेकिन आप डायरेक्ट कैसे करोगे? ऐसे आंसर को डायरेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको ये पता चल जाए कि वो क्वाड्रेंट तीसरा है, क्या है? तीसरा क्वाड्रेंट है, तो तीसरे क्वाड्रेंट में आप थीटा tan इनवर्स y/x डायरेक्ट निकालोगे पहले तो वो कितना आएगा? माइनस का √3 और बटा -1, माइनस से माइनस कट गया, आंसर आ गया 60 डिग्री। आप जैसे ही वो थीटा आएगा उसको सबसे पहले तो ये बताओ, क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में, कौन से में? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो आपका 60 डिग्री आया है वो ये वाला आया है, क्योंकि आप लंब यहां डालोगे, ठीक है ना। जब आप यहाँ पे लंब डालते हो तो इसमें ये वाला √3 होता है और ये वाला 1, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार से 60 डिग्री आया, और आंसर अपना ये वाला है। तो 180 में से थीटा को घटाना पड़ेगा, 180 में से 60 घटाना पड़ेगा, कितना आएगा? 120। लेकिन क्या वो एक्स अक्ष से नीचे की ओर बना है? बताओ, एक्स अक्ष से नीचे की ओर, और एक्स अक्ष से नीचे की ओर जो बनता है वो नीचे की ओर, और नीचे की ओर बताओ दिशा किस में होती है? नेगेटिव में। तो फिर आपको वो दिशा भी देनी पड़ेगी, यानी 180 में से घटाना भी पड़ेगा और उसके माइनस चिन्ह भी लगाना पड़ेगा। तो ये है बच्चों डीप कॉन्सेप्ट, इसका आंसर होता है कि आप जब भी थीटा निकालोगे सबसे पहले आप 180 में से tan इनवर्स y/x घटाओगे और उसके पीछे माइनस भी लगाओगे। क्या लगाओगे? माइनस। तब जाके आपका थर्ड क्वाड्रेंट का कोणांक आएगा, ठीक है ना। तो ये देखो, आप इस तरह से आप समझ सकते हो इसमें कि इसमें थीटा का मान क्या है? -120 डिग्री। चलो आगे बढ़ते हैं, एक नए क्वेश्चन, अभी फोर्थ क्वाड्रेंट और करते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट बहुत आसान है, या तो मैं आपको इसी क्वाड्रेंट का एक क्वेश्चन और कराता हूं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं फिर। हाँ जी बच्चों, इसी एक्सरसाइज का फिफ्थ क्वेश्चन है। देखो फिफ्थ क्वेश्चन कैसे देखेंगे। सबसे पहले बच्चों हम एक डायग्राम बना लेंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें x का मान माइनस में है, y भी माइनस में है, यानी ये जो सवाल है वो माइनस कोमा माइनस में, और माइनस कोमा माइनस में यानी z किस में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। किस में? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो z है वो, इसमें x का मान कितना है? -1, y का मान -1। तो इसमें r का वैल्यू वैसे आप डायरेक्ट बताओ तो कैसे बताओगे? x² प्लस y², और r हो जाएगा आपका 1 + 1। r का मान डायरेक्ट कितना आ जाएगा? वर्गमूल 2। तो ये वर्गमूल 2 तो डायरेक्ट हो गया बच्चों। अब देखो ये भी -1, ये भी -1, और इसको मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा?
-1, -1 और ये z है बच्चों, कितना है z। अब मुझे आप एक बात बताओ, दो तरीके से कर सकते हो बच्चों, बहुत नॉर्मल सवाल हो गया है। अगर मैं यहां से लंब खींच दूं तो ये थीटा, ये आप अल्फा मान सकते हो, क्या मानोगे अल्फा। और ये कोणांक नहीं है, कोणांक होता है एक्स अक्ष से, यानी प्लस अक्ष से नीचे कितना झुका हुआ है, प्लस अक्ष से नीचे कितना झुका हुआ है, ये वाला थीटा ये कोणांक है, ये कोणांक है और ये हमें ज्ञात करना है बच्चों। देखो बहुत मजेदार बात है ये, देखो दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, है ना। सीखो तो इतना भी शॉर्ट मत सीखो कि आपको रीजन छोड़ दो, कारण छोड़े बिना आप मत रटो, वो आपको फिर आगे बहुत दिक्कत देने वाली चीज है, ठीक है। एक बार आपको लग रहा होगा कि सर आप बहुत ज्यादा डीप करा रहे हो, तो लेकिन बच्चों क्या आपको सिर्फ यहाँ पे ये पढ़ के खत्म करना है क्या? आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे आप तो क्या ये काम नहीं आएगा? जब आप कम से कम मुझे कोसोगे तो नहीं कि हाँ सर ने तो कराया नहीं था, हमारे बोर्ड टीचर तो हमें कुछ नहीं करवा के गए। तो मैं ये नहीं चाहता, जो चीज मुझे प्रॉब्लम दे के गई वो मैं मेरे मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं जिनको पढ़ाऊं उनको वो दिक्कत ना आए, ठीक है ना। तो इनका रीजन देखो, tan इनवर्स y अपॉन x पहले क्वाड्रेंट में, पाई में से घटाएंगे दूसरा, पाई में से घटा के फिर माइनस लगाएंगे थर्ड, और ये हमें डायरेक्ट सिखाया गया था, ठीक है। तो आप इनका रीजन देखो अभी, तो यहाँ पे ये वाली दूरी 1 और ये वाली दूरी भी 1, तो इसमें आप डायरेक्ट क्या लगाओ, पहले अल्फा निकालेंगे tan इनवर्स y अपॉन x। अब आप कहोगे सर ये कौन सा फॉर्मूला है, अरे इसमें समकोण त्रिभुज बन रहा है, उसमें लंब बटा आधार लगा दो, tan अल्फा, लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर भी 1 बेस भी 1, तो 1/1 कितना है 1, तो अल्फा का मान कितना है 45 डिग्री, या फिर लिख दो π/4, कितना है π/4। लेकिन आंसर अपना π/4 नहीं है, वो उधर वाला आंसर है, तो उसमें हम जो थीटा निकालेंगे वो 180 में से घटाओ π/4 यानी 45 घटाओ, या फिर ऐसे लिख लो पाई माइनस π/4, तो 4 यानी ये आ गया 4π माइनस π/4, तो थीटा का मान आ गया 3π/4। लेकिन बच्चों ये एक्स अक्ष से अगर ये कोण है और ये 3π/4, मुझे इतना बता दो नीचे की तरफ आया है क्या, और नीचे की तरफ जब कोण आता है तो वो माइनस का चिन्ह के साथ आता है, इतना आपको पता है। तो थीटा का मान जो होगा इन दोनों के नेगेटिव साइड में होगा, क्या होगा नेगेटिव, इसलिए इसका आंसर आएगा माइनस का 3π/4, जो कि अपना क्या होगा कोणांक होगा बच्चों, ये वाला। इसलिए देखो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, या थीटा जो है माइनस में पाई माइनस ये अपना tan इनवर्स y अपॉन x, tan इनवर्स y अपॉन x, इसको आप ऐसे लिख सकते हो पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन x। तो बताओ बच्चों समझ में आ गया? देखो थर्ड क्वाड्रेंट का था, डायरेक्ट भी अगर आप करो तो खुद अब जल्दी हो गया ना। देखो तो सीखना एक बार, देखो सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, एक बार अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो आगे वाले क्वेश्चन में आप कभी अटकोगे नहीं, माइनस प्लस का आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं कंफर्म कह सकता हूं। तो बच्चों इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका कोणांक कितना है बच्चों -3π/4, ये क्या है थीटा है। चलो इसका ध्रुवीय रूप भी लिखा दो, फिर पोलर फॉर्म, ध्रुवीय रूप मतलब पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म क्या होगी, आर कॉमन में आ जाएगा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो बच्चों आर का वैल्यू वर्गमूल 2, कोस थीटा की वैल्यू -3π/4, -3π/4 प्लस आयोटा साइन -3π/4, ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये माइनस आप इसको खा भी सकता है, ये बाहर निकाल देगा, लेकिन आप माइनस के साथ रखो। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना। 1 2 3 तीन कॉन्सेप्ट हो गए, चौथा कॉन्सेप्ट अभी लेके आते हैं, पहले आप इनको नोट करो। वीडियो को पॉज कर लो, उसके बाद नोट करो बच्चों, ठीक है। हाँ जी बच्चों, आपको थर्ड क्वेश्चन दिख गया होगा कि z बराबर 1 माइनस आयोटा, थर्ड क्वेश्चन है इस चैप्टर का ये, ठीक है ना। वैसे मैंने देखो रैंडमली करवा दिए हैं, क्योंकि जैसे जैसे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं वैसे वैसे उस टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये फोर्थ टाइप है बच्चों, कौन सा टाइप है फोर्थ टाइप, लास्ट टाइप है, बस ये लास्ट होता है इसका। देखो कैसे करेंगे, 1 माइनस आयोटा, बताओ मुझे ये किसका है प्लस का, और ये माइनस का। बताओ बच्चों प्लस और माइनस किस में होता है,
फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस में होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो ऐसे, किसी को अगर नहीं पता हो तो फिर देख लो, ये प्लस प्लस, ये ऊपर प्लस का इधर माइनस का, ये माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस का होता है और नीचे वाला माइनस में होता है। तो देख लो इसमें कौन सा है? फोर्थ क्वाड्रेंट है कि नहीं? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो एक बना लो फोर्थ क्वाड्रेंट में, आप डायग्राम बना लो। ये भी 1 है एक्स अक्ष में और वाई अक्ष मान वाई अक्ष में भी -1 है। इन दोनों का अगर मिला दूं मैं, यहाँ पे आएगा 1, -1। बच्चों कोणांक इस बार ये डायरेक्ट हो जाएगा, कोणांक ये इससे नीचे झुका हुआ यही हो जाएगा, यानी यही थीटा है। तो आप एक काम करो, बस यही लंब डाल दो। लंब डालेंगे तो ये दूरी 1 है और ये भी 1 है, तो इसमें डायरेक्ट आंसर आ जाएगा थीटा का मान, tan थीटा का मान क्या आ जाएगा? लंब बटा आधार, लंब यानी y, आधार यानी x। ये बच्चों y है और ये क्या है? x। ठीक है, x अक्ष पे चली दूरी x अक्ष पर दूरी चली जो x, और y अक्ष पर दूरी जो चलती है वो y हो गई। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रटना नहीं है बच्चों, कुछ भी समझते हुए पढ़ाई करनी है। तो यहाँ पे देखो y का मान भी 1, x का मान भी 1, 1 से 1 कट गया, आंसर आ गया 1। तो यहाँ पे थीटा का मान हो जाएगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है? 45 डिग्री। लेकिन ये 45 डिग्री x अक्ष से ऊपर की ओर है या फिर नीचे की ओर है? नीचे की ओर। नीचे कौन होता है? तो उसको हम क्या लगाते हैं? माइनस में। तो ये आंसर कितना आ जाएगा? थीटा का मान आ जाएगा -45 डिग्री। अगर कहूं तो आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस का tan इनवर्स y बटा x। बच्चों यहां पर ये जो y और x होता है उसमें चिन्ह नहीं रखना, बस आप यही गलती करते हो। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, ये जो थीटा रखते हो ना, tan इनवर्स और y बट्टा x। अब यहाँ पे y का मान कितना है? -1, तो कितने बच्चे रखेंगे? -1। x का मान 1 रख लेंगे। नहीं, गलत है, ऐसे नहीं रखना, ये दूरी रखी जाती है। ठीक है ना, फॉर्मूले में यहाँ पे क्या क्या मैं लेता हूँ? दूरी बनाता हूँ। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। हाँ, माइनस आप खुद लगाओ, ये कॉमन सेंस लगाओ, आप कॉमन सेंस लगाओ, क्योंकि माइनस इसलिए आएगा क्योंकि x अक्ष से नीचे है, और x अक्ष से नीचे जितने भी कोण होते हैं उन्हें माइनस लगता ही है। ठीक है ना, तो माइनस का आंसर कितना आएगा? 45 डिग्री। तो इसका लास्ट ये है कि जब z फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, किसमें? फोर्थ, तब जो आपका कोणांक होता है, आई होप बच्चों आपको दिख रहा हो, मैं चेक कर लेता हूं, देखो फ्रेम में आ रहा है क्या? ठीक है, आ जाएगा। कोणांक हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स y अपॉन x। ये है बच्चों बात खत्म। ये अपना कोणांक का जितना भी कॉन्सेप्ट होता है मैंने सारा लिखा दिया आपको। ठीक है ना, तो इसका कोणांक कितना निकलेगा बताओ? डायरेक्ट वो निकल जाएगा tan इनवर्स में y अपॉन x। तो थीटा का मान कितना है बच्चों? -45 डिग्री, और r का वैल्यू -45 को आप -π/4 लिख लो। r का वैल्यू हो जाएगा 1 + 1, r का वैल्यू √2। बताओ बच्चों इसका ध्रुवीय रूप क्या होगा? पोलर फॉर्म, वो हो जाएगा r cos -45 डिग्री प्लस आयोटा साइन -45 डिग्री। बात खत्म। ये बच्चों इसका प्रॉपर आंसर। ठीक है ना, तो ये देखो इसमें जो बाकी के बच्चे हुए क्वेश्चन है वो मैं अभी फटाफट करवा देता हूं आपको, फटाफट, टाइम ही नहीं लगाएंगे। हाँ जी बच्चों, एक नया सवाल लेके आया हूं, एग्जाम्पल नंबर 8। इसके बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखो z का वैल्यू -16, 1 + आयोटा √3 है बच्चों। ठीक है, इसको थोड़ा सा देखो, ये अजीब सा लग रहा है, मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है। हाँ मुझे पता है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर बट्टा में आयोटा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो पहले इसका इलाज करते हैं। इलाज करने का मतलब सीधा सा है, परिमेयकरण कर दो, इसी चीज को ऊपर गुणा और इसी चीज की नीचे गुणा कर दो। ठीक है, अब ये ऊपर कितना बन गया? -16, 1 - आयोटा √3, और नीचे देखो a + b, a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो देखो बच्चों -16, 1 - आयोटा √3, और यहाँ पे लिख जाएगा ये 1 स्क्वायर 1,
आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस √3 का 3, तो ये आ जाएगा माइनस के 16, 1 माइनस आयोटा √3, और 3 और 1 कितना होता है 4, और 4 का भाग 16 में -4, 1 माइनस आयोटा √3, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 4 माइनस माइनस प्लस 4√3 आयोटा। बच्चों ये है आपका जेड, और इसको आपको ध्रुवीय रूप में बदलना है। किस में बदलना है? ध्रुवीय रूप में। समझ रहे हो आप? मैंने क्या किया, यहाँ पे परिमेयकरण कर दिया, जोड़ बाकी कर दी, ठीक है ना, गुणा कर दिया, भाग कर दिया, फिर आपने सर्वक्षमिका ओपन कर ली, फिर जोड़ बाकी कर ली, और लास्ट में आपने सॉल्व कर लिया। ये आपका वास्तविक भाग, काल्पनिक भाग के रूप में एक सम्मिश्र संख्या आ चुकी है, जिसको बोलते हैं कार्तीय रूप। अब इसको ध्रुवीय रूप में बदलना है, कार्तीय रूप को ध्रुवीय रूप में बदलना है। देखो बच्चों ये कौन सा रूप है? कार्तीय रूप। क्यों? क्योंकि उसमें एक्स वाई के रूप में। अब इसको किस में बदलना है अपन को? ध्रुवीय रूप में। अच्छा बताओ बच्चों ध्रुवीय रूप होता है क्या है? वो होता है आर देखो साइड में ले लो, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और ये तभी आएगा जब आपके पास आर हो और थीटा हो। तो अभी हम पल भर में इसको कर लेते हैं कंप्लीट। आप एक बार इतना नोट करो, ये कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये लास्ट में मैं फिर से रिपीट करूंगा, आप एक बार इतना नोट कर लो, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं। वीडियो को रोक के नोट कर लेना, ठीक है? मुझे क्योंकि जल्दी मिटाना होता है ना बच्चों, लंबा हो जाएगा वीडियो फिर। वीडियो को पॉज करके अगर रह गया हो किसी का तो वापस बैक जाके भी देख सकता है। यूट्यूब का ये तो अपना एक अलग है मजा है। तो ये जो सवाल है क्या हो गया, -4 माइनस का 4 √3 आयोटा, सॉरी प्लस का, ठीक है? अब मुझे आप एक बात बताओ, आर का वैल्यू मैंने आपको डायरेक्ट सिखा रखा है कि मापांक जो इसका होता है आर मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, ए इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां से x का मान कितना है 4, y का मान 4√3। दूरी की बात कर रहा हूं मैं, ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव मान ले रहा हूं मैं, क्या पॉजिटिव मान। तो देखो एक्स स्क्वायर 16, वाई स्क्वायर 16 गुणा 3, ठीक है, ये हो जाएगा 16 गुणा 4। कैलकुलेशन देखो, एक 16 यानी 3 16 और एक 16 के साथ मिलके 4 16 हो जाएंगे भाई, 3 लड्डू 1 लड्डू 4 लड्डू हो जाएंगे, है ना? 16 का वर्गमूल 4, 4 का 2, 4 दूनी 8। तो आर का मान कितना आ गया बच्चों 8। रही बात किसकी? कोणांक की। अभी लो, अब बात है कोणांक। कोणांक मैंने आपको सिखा रखा है, चलो मैं आपको फिर सिखाता हूं थीटा का मान क्या आएगा, ठीक है? पहले तो मुझे बताओ कि जेड कौन से क्वाड्रेंट में, ये माइनस में और ये प्लस में, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। और सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब ये होता है कि जो कोण होगा वो 90 और 180 के बीच में आएगा, 90 और 180 के बीच में आएगा, ठीक है ना? और उसको ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है पता है? अब आप कहोगे सर अब आपने जो लिखा है वो काम में आएगा, 180 में से tan इनवर्स y बट्टा x डायरेक्ट घटा दो, और ये पॉजिटिव मान लेने हैं धनात्मक, ठीक है ना, धनात्मक। इसमें चिन्हों का कोई मतलब नहीं है। अब ये कहां से आया, ये मैंने आपको सिखाया, देखो यहां से ये हमने सीखा है, पूरा का पूरा निकाला है खुद ने कि tan इनवर्स y अपॉन x आएगा। पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन x भी कर सकते हैं, आपकी जो मर्जी हो वो कर दो। यहाँ पे 180 की जगह क्या लिख सकते हैं पाई, तो यहाँ पे पाई माइनस tan इनवर्स y का मान 4√3। अब यहाँ पे भूल के भी प्लस माइनस मत लगा देना बच्चों, गड़बड़ हो जाएगी, माइनस लगाते गलत हो जाएगा, ठीक है ना? मैंने पूरा एकदम तरीके से आपको बताया है कि यहाँ पे एक्स और वाई जो है ना, मैं लिख देता हूं, यहां एक्स वाई पॉजिटिव मान लेने, क्या लेना है पॉजिटिव मान लेने, ये लिख लेना, एक्स और वाई है ना ये पॉजिटिव लेने हैं, ठीक है ना? यहां से दिख नहीं रहा, साइड में थोड़ा और लिख देता हूं, यहां लिखता हूं। ये तो बहुत हो गया, आज की क्लास का निचोड़ तो हो गया। एक्स और वाई पॉजिटिव मान लेने,
ओके, डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो फ्रेम में आ तो रहा ना, ये ऊपर चेक कर लेते हैं, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, 4√3, एक्स का वैल्यू कितना है 4, 4 से 4 कट गया, पाई माइनस टेन इनवर्स रूट थ्री, और टेन इनवर्स रूट थ्री का मान 60 डिग्री होता है। कितना होता है 60, 60 यानी पाई बाई 3, और 3 में से ये एक गया 2 पाई बाई 3, बच्चों आ गया कोणांक। तो थीटा का मान कितना आ गया 2 पाई बाई 3। तो इसका ध्रुवीय रूप क्या हो जाएगा, आर का मान 8 कोस थीटा का मान 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो ये आपका था आंसर, जो जड का मान आएगा। इस तरह से करोगे बच्चों कभी गलत नहीं होगा। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है बस, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चलो एग्जांपल नंबर 8 कंप्लीट। अब इसके छोटे छोटे बच्चे हुए सवाल फटाफट करवा देता हूं मैं आपको। बच्चों यहाँ पे मैंने ऐसे लिखे हैं, अभी तक हमने जो सोल्व कर लिए वो शायद पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा कर लिया है, चौथा, छठा, सातवां, आठवां बाकी है। फटाफट कर लेते हैं। अगर मान लो कि कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप कमेंट कर देना कि सर ये क्वेश्चन रह गया, मैं करा दूंगा, या फिर टेलीग्राम की जो लिंक आपको मिलती है ना उसमें आप कमेंट कर देना, मैं उसमें भी डाल दूंगा। ठीक है, आप तो पढ़ते रहो बच्चों। चलो चौथा, छठा, सातवां, आठवां देख लेते हैं पहले। हाँ जी बच्चों, इसका देखो अभी 4th, 6th, 7th, 8th क्वेश्चन एक साथ कर लेते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसको आप ध्रुवीय रूप बदलना है। देखो कैसे बदलेंगे, डायरेक्ट बदलेंगे। मुझे आर बताओ कितना आएगा, वो होता है वर्गमूल में एक्स स्क्वायर 1, वाई स्क्वायर 1, आ जाएगा वर्गमूल 2। बोलो खत्म हो गया, खत्म हो गया। थीटा मुझे बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है, बताओ एक्स माइनस में वाई प्लस में, दूसरा क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट है दूसरा, और दूसरा क्वाड्रेंट में थीटा कैसे निकालते हैं, पाई में से टेन इनवर्स वाई बटा एक्स घटा दो। आ जाओ मेरे साथ सभी, इस मेले में आएंगे। ये मेला है एक, जब संख्या दूसरे क्वाड्रेंट में है तो कोणांक जो होगा 180 में से टेन इनवर्स घटेगा, और अक्स वाई पॉजिटिव मान लेने, नेगेटिव मान है नहीं लेना। तो देखो पाई माइनस, तो पाई माइनस टेन इनवर्स वाई का मान कितना है 1, अक्स का मान 1, ये कितना होता है पाई बाय 4, पाई में से पाई बाय 4 गई 3 पाई बाय 4, तो थीटा का मान कितना आ गया 3 पाई बाय 4। ठीक है, अब आप ध्रुवीय रूप खुद लिख सकते हो, नहीं लिख सकते चलो मैं इसको लिखा देता हूं। ध्रुवीय रूप आएगा, जड़ हो जाएगी आर का मान √2 कोस 3 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाय 4। ये हो गया आपका कौन सा 4th क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं अभी 6th की ओर। ये आपको दिख रहा है इसमें, बिल्कुल दिख रहा है। 6th क्वेश्चन देखो बहुत आसान है 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या है -3, क्या बात हो गया, कमाल की बात हो गई। इसमें आयोटा कितना है 0, आयोटा है ही नहीं बच्चों। अरे इसका डायग्राम बनेगा तो कैसे बनेगा, -3 बिल्कुल यहाँ पे आएगा, देखो -3। तो देखो अंधा भी देख के बता देगा 180 डिग्री है कोणांक, कोणांक का मान डायरेक्ट कितना आएगा पाई आएगा बच्चों, कितना आएगा पाई। ठीक है, और आर का वैल्यू भी -3 है तो आर का वैल्यू 3 हो जाएगा, क्योंकि आर नेगेटिव नहीं होता। डायरेक्ट नहीं बताऊंगा मैं, चलो मेरे को तो आता है डायरेक्ट बताना, आपको मैं प्रॉपर तरीके से बता देता हूं। तो ये जड़ है। ठीक है बच्चों, अक्स का मान पॉजिटिव मान ले लो आप, तो बच्चों आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, आर का वैल्यू डायरेक्ट वर्गमूल 9, वर्गमूल 9 का मान कितना आ जाएगा 3। तो आर का मान कितना आ गया बच्चों 3, तो इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, आर का मान आ गया 3। रही बात थीटा, बच्चों कौन सा क्वाड्रेंट है, एक्स माइनस का वाई प्लस का, बच्चों सेकेंड क्वाड्रेंट है किसमें, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आंसर क्या होता है पाई माइनस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। जीरो में आप करोड़ का भाग दे दो जीरो ही आएगा, तो जीरो में 3 का भाग 0, तो टेन इनवर्स 0 कितना होता है 0, और पाई में से 0 गए पाई, मैंने आपको पहले ही कहा था पाई आएगा, कहा था ना मैंने, तो 180 आ गया। इसका ध्रुवीय रूप हो जाएगा 3 कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, बात खत्म। समझ में आ रहा है, ये लो। ठीक है,
अब देखो बच्चों इसका और देख लो, आर कितना आएगा, वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 कितना होता है 4, 4 का होता है 2, बात खत्म। आर का वैल्यू कितना आ गया 2। थीटा पहले तो बताओ क्वाड्रेंट कौन सा है इसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा कैसे निकलता है, डायरेक्ट निकलता है बच्चों, ये देखो ये वाला tan इनवर्स y का वैल्यू 1, x का वैल्यू वर्गमूल 3 और 1/√3 यानी 30 डिग्री, 30 डिग्री यानी π/6। तो r का मान हो जाएगा 2 कोस π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। देखा। अब मुझे एक बात बताओ, 1 घंटे से मैं ये कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, अब देखो सवाल ये 1 मिनट में सारे सवाल हो गए, यानी करने को तो हम सब फास्ट कर सकते हैं, लेकिन ये आया कैसे, वो मैं डायरेक्ट करवा देता तो आप रट लेते, तो रटना किसी चीज का सॉल्यूशन होता नहीं है कि नहीं। तो कॉन्सेप्ट, तभी तो अपने चैनल का नाम ही कॉन्सेप्ट एजुकेशन हब है कि नहीं। कॉन्सेप्ट जानने बहुत जरूरी है आपको। हाँ बच्चों यहाँ पे देखो 8वां क्वेश्चन देखो, 8वां क्वेश्चन चलो नीचे दिखेगा नहीं, आप इतना नोट करो इन सबको, ठीक है, फिर मैं आपको आगे बढ़ता हूं लेके। चलो वीडियो को रोक के नोट कर ले करो बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो हाँ जी बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है आयोटा। अब देखो ये आयोटा है, अकेला बैठा है बेचारा, इसके पास कोई नहीं है। देखो ये काल्पनिक भाग है, और काल्पनिक भाग को आप कैसे लिख सकते हो, शुद्ध काल्पनिक भाग है, 0 + 1 आयोटा लिख सकते हो ना। इसमें x का मान 0 है और y का मान 1 है, तो 0,1 कौन सा बिंदु होता है बच्चों, ये अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो ये 0,1 है, और 0,1 कौन से x पे आएगा, y x पे आएगा, कौन से x पे, y x पे, और ये इस y x पे यहां लिखेंगे। और बताओ ये कितना कोण है, 90 डिग्री, तो थीटा 90 हो गया, और r का मान कितना हो गया 1, ठीक है भाई। r अगर आप निकालना चाहोगे तो 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आ गया, और थीटा का मान tan इनवर्स y का मान 1/0, और 1/0 अपरिभाषित होता है, और अपरिभाषित tan कब देता है 90 डिग्री पे, यानी π/2 पे। तो डायरेक्ट निकाल दो इसका, इसका मान आ जाएगा r का मान 1 cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। बच्चों जब आप इसको वापस हल करोगे तब आयोटा ही आंसर आएगा, चाहे आप रख के देख लेना, कोस 90 साइन 90 का मान ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 की गुणा 1 से करेंगे तो आयोटा आ जाएगा, यानी चीज एक ही है, रूप बदल दिए, है ना। अब एक चर घातांक के रूप और होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा जब विविध करेंगे। अब विविध बाकी रहा और सारा हो गया सम्मिश्र संख्या कंप्लीट। आज सिर्फ और सिर्फ विविध यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं विविध में, वो हम करेंगे, उनको हर एक अच्छे से करेंगे, ठीक है। एक बार मैं आपको कंप्लीट एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि आखिर हमने इस क्लास में क्या क्या किया, शॉर्टली रिवाइज कराएंगे, लॉन्ग नहीं लेंगे, ठीक है। हाँ जी बच्चों, हमने ये चीज सीखी थी कोणांक के बारे में। अगर आपका सम्मिश्र संख्या जो x, y है वो अगर आपका पहले क्वाड्रेंट में आ जाए तो थीटा डायरेक्ट हो जाएगा tan इनवर्स y/x, जो कि पहले क्वाड्रेंट में आने पर x और y के मान पॉजिटिव लेने हैं, नेगेटिव नहीं लेना, तो ये होगा डायरेक्ट आंसर। ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। और जैसे ही सवाल सेकेंड क्वाड्रेंट का आएगा, किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तब हालांकि निकालते तो अपन अल्फा इससे है भाई, tan इनवर्स y/x तो ये होता है, tan इनवर्स y/x तो यहां से निकलेगा ये वाला, और आंसर होगा ये वाला। तो ये जो कोणांक होगा वो होगा पाई माइनस tan इनवर्स y/x। तो बच्चों पाई में से क्यों घटाया, क्योंकि कोणांक ऊपर वाला है। और एक बात याद रखना, ये एक्स एक्सिस होती है, इस एक्स एक्स के ऊपर कोई सम्मिश्र संख्या हो सकती है और नीचे कोई सम्मिश्र संख्या हो सकती है। अगर ऊपर इसको हमने कोण लिए हैं तो वो कोण पॉजिटिव होंगे, और अगर इस अक्ष को हमने नीचे से घुमाया है, यहां से मान लो रेखा इधर नीचे आई है, तो ये वाले कोण जो होते हैं ना वो नेगेटिव होते हैं। कितने होते हैं, नेगेटिव। तो सम्मिश्र संख्या का जो कोणांक होता है वो -पाई से लेके पाई के बीच में होता है, और बराबर भी हो सकता है पाई के, और ऐसे सवाल हमने
कि ये भी है। माइनस पाई क्यों नहीं होता, इसका जवाब भी मैं आपको थोड़ी देर में दे दूंगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सम्मिश्र संख्या का कोणांक माइनस पाई से पाई के बीच में होता है, ठीक है ना। थर्ड हमने पढ़ा था कि अगर कोई तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाए, हालांकि निकालते तो ये वाला हम लंब आधार करके, ये वैल्यू क्या होता है टेन इनवर्स वाई बटा एक्स, ये वाला निकालते हैं, लेकिन आंसर तो ये वाला लेना है। तो वो कब आएगा, जब पाई में से ये घटा देंगे। लेकिन एंगल बना है एक्स अक्ष से नीचे, और एक्स अक्ष से नीचे बनता वो कोण किस में आते हैं, माइनस में। तो देखो मैंने थर्ड कॉन्सेप्ट लिखा रखा है, ठीक है। और फोर्थ कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लो बिंदु आ जाए ऐसे फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये थर्ड का है, ये सेकंड का है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये है कि ये डायरेक्ट एंगल, ये डायरेक्ट हो जाए, तो डायरेक्ट हो जाएगा तो टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। लेकिन बच्चों एक्स अक्ष से नीचे तो चिन्ह क्या आएगा, माइनस। तो ये मैंने चारों आपको अलग से सिखा दिए हैं, सामने इसके हिंदी में कॉन्सेप्ट लिखे हैं, इधर गणितीय रूप है। अच्छे से नोट कर लो सारे बच्चे, अच्छे से नोट कर लो और इसको ध्यान में रखो। बस एक बात और बताना है कि माइनस पाई कोणांक क्यों नहीं होता। वीडियो को पॉज करके नोट करो फटाफट। देखो बच्चों, मैंने एक सम्मिश्र संख्या लिया है, z का वैल्यू -1, ठीक है, -1 वैल्यू मैंने ले लिया है। अब आपसे क्वेश्चन करूंगा कि इसका मापांक कोणांक बताओ। तो बच्चों -1 में मापांक कितना हो जाएगा, r का मान हो जाएगा 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर, r का वैल्यू 1 ही हो गया, ठीक है। इसमें आयोटा नहीं है तो इसको 0 मान लो, आयोटा के पद है ही नहीं। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ये बिंदु कौन सा है, -1,0 और -1,0 यहाँ पे आएगा, यानी -1,0। अगर ये -1 है तो बच्चों ये किस पे है, एक्स अक्ष के ऊपर है बच्चों, एक्स अक्ष के ऊपर है, एक्स अक्ष के ऊपर स्थित है। और जो वैल्यू एक्स अक्ष के ऊपर स्थित है ना, अब आप इधर से घूम के जाओगे तब 180 डिग्री है, वही बात है, यानी पाई हो गया, ठीक है। नीचे से जाओगे घूम के तो वहां -180 डिग्री है, तब इसका गुणांक -पाई हो जाएगा, है ना। हालांकि बात एक ही है, बात कोई नहीं है, लेकिन जब ऑप्शनल क्वेश्चन आए ना, ऑप्शनल, तो ऑप्शनल क्वेश्चन में बच्चों इसमें पाई आंसर दिया होगा तो आपको वहीं पे क्लिक कर देना है, पाई नहीं दिया हो तब की बात अलग है, ठीक है। तो ये आपको 180 डिग्री इसमें रखना होता है, ठीक है। और आगे देखो, हाँ जी बच्चों, एक चीज और देखो कि अगर मान लीजिए आपका जो एक्सिस है, एक्स एक्स, ठीक है, आपके ये कोणांक बढ़ेंगे 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 बढ़ेंगे, जब तक ये इसके संपाती ना हो जाए, यानी जब तक ये कोण धनात्मक चलेगा 0 से 180 के बीच में, तब तक आपको चलते रहना है। थोड़ा सा भी अगर नीचे आ गया, मान लो 10 डिग्री भी नीचे आ गया, तब आप कोण इधर से नहीं देखोगे, आप इधर से ही देखोगे कि वो एक्स अक्ष से ऋणात्मक दिशा की ओर इतना झुका हुआ है। कोणांक इस तरह से ज्ञात होता है, इसलिए 0 से 180 तक तो चलेगा, 181 होगा ना तब हम नीचे वाला एंगल देखेंगे, ऊपर वाला एंगल नहीं देखेंगे। इसलिए 0 से जो थीटा होगा, है ना, 0 से वो 180 तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। लेकिन जैसा ही 180 पे आएगा वो 180 काउंट हो जाएगा, और उससे थोड़ा सा भी नीचे आ गया तो अक्ष अक्ष की ऋणात्मक वाला हम अपना कोणांक मानना शुरू कर देंगे। इसलिए -पाई से बड़ा होता है कोणांक और पाई से छोटा होता है। ये एक सम्मिश्र संख्या का मुख्य आयाम कहलाता है। क्या कहलाता है, मुख्य आयाम, ठीक है। अब ये मुख्य आयाम कोणांक को ही व्यक्त करता है, यानी कोणांक के मान हमेशा इनके बीच में ही रहेंगे। और इनके बीच में क्यों रहेंगे, हमने एक एक करके सबको जान लिया था। ये क्लास बहुत ही मेहनती क्लास रही और इसमें सीखने को बहुत कुछ मिला है। आई होप बच्चों आपको इसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा सम्मिश्र संख्या से रिलेटेड। अब जो अपने विविध के महत्वपूर्ण सवाल बचते हैं वो हम कर लेंगे।
ठीक है, तो मिलेंगे हम एक नई क्लास में जिसमें आपके विविध के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सारे मैं लेकर आऊंगा। ठीक है, तब तक बच्चों मेहनत करते रहो और पढ़ाई का फल लेते रहो। ठीक है।